नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। राजनीति भी क्या गजब खेल दिखाती है। एक सीन था कि अमित शाह और पी चिदम्बरम दोनों एक दूसरे के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। वक्त इतना है कि चिदम्बरम साहब तिहाड़ जेल होके आए हैं और अमित शाह गृह मंत्री हैं। वक्त था चिदम्बरम गृह मंत्री थे, अमित शाह जेल होके आए थे। वक्त का भरोसा नहीं, जिंदगी का भरोसा नहीं। राजनीति में आजकल कुछ कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश की राजनीति का भी चल रहा है। केशव मौर्य का कद बढ़ रहा है। और बिहार में ऐसा क्या होगा कि अमित शाह भी परेशान हो गए हैं। नीतीश को निपटाने का प्लान क्या रुक गया है। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने बहुत सारी बातें की, बढ़िया लगेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब आपका। धन्यवाद संजय जी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अमित शाह जी आपको इतना प्यार करते हैं, इतना पसंद करते हैं। कल आप मेरे संग बैठे बैठे घर आ रहे थे कि ये इतने चार्टर ट्रेन से दूर जा रहे हैं, पटना से दिल्ली, दिल्ली से पटना, क्यों नहीं सीधे अमित शाह बात कर लेते नीतीश से, नीतीश चले जाए, अमित शाह आ जाए। कल आपने कहा और 24 घंटे के अंदर अमित बाबू पटना में हाजिर। ये जो कनेक्शन है, ये जो नेटवर्क है कि क्या पटना उनको समझ में आ गया कि समझ नहीं रहा लल्लन सिंह से और संजय जी से, तो अब सीधे नीतीश बाबू किससे जाके बात की जाए, वरना पटना के रायते खत्म नहीं होंगे। और पटना के जो ये संदेशी हैं, विधानसभा अध्यक्ष से लेके मंत्रिमंडल के बंटवारे तक, मुझे लगता नहीं है कि अब हम नीतीश बाबू इतनी कच्ची गोली खेल लेंगे कि ये पार्टी तोड़ लेंगे, वो तोड़वा देंगे। बिहार में जिस तरह का रिएक्शन सामने आया है वो गजब का है। जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं बिहार की सिंपैथी को लेकर, नीतीश बाबू को लेकर, उससे बीजेपी डरी तो है कि अगर नीतीश की पार्टी तोड़ी तो पूरे देश भर में संदेश आएगा कि भैया बीजेपी जिसके संग रहती है उसको खा जाती है, उसको कबाड़ा कर देती है। लेकिन अमित शाह का फिर से पटना जाना, कमान संभालना, शपथ ग्रहण हो ही रहा है अब तो। ये अमित शाह को जाने की जरूरत क्या पड़ी? मतलब शपथ ग्रहण वाले दिन जाते हैं, उससे पहले जाके सामान संभालने की जरूरत क्या पड़ी? क्या लगता है अमित शाह आपको? नहीं, देखिए संजय जी, इसमें कई सारे कारण हैं। आप देख रहे थे कि लगातार दिल्ली और पटना के साथ जो बातचीत चल रही थी उसमें दूत आ रहे थे, जा रहे थे, बात हो नहीं पा रही थी। और उसके बाद जो जब लगा कि बीच में कुछ गड़बड़ी है, बात इधर से आते आते बढ़ जा रही है, उधर से जाते जाते घट जा रही है, और कुछ जोड़ के बताया जा रहा है, कुछ काट के बताया जा रहा है, तो इसको खत्म किया जाए। कई सारी चीजें थी कि मंत्रालयों पर सहमति बनना, नीतीश कुमार क्या देखेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से पहले दबाव बनाया विधानसभा अध्यक्ष को लेके, उससे भारतीय जनता पार्टी दबाव में आ गई। जबकि हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की नजर जो है वो गृह मंत्रालय पे है। वो किसी भी कीमत पे गृह मंत्रालय भाजपा को देना नहीं चाहते। और भारतीय जनता पार्टी का ये है कि जितने महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं और नौकरशाही है, जैसे वही चीफ सेक्रेटरी है, वो उनकी पसंद का चीफ सेक्रेटरी हो। विधानसभा अध्यक्ष तो अब लगभग लगभग फाइनल हो ही गया है कि भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। तो इसमें जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है, जैसे शिक्षा मंत्रालय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ का असली जोर अपनी शिक्षा नीति को लागू करने पे है। तो पहली डिमांड तो उनको शिक्षा मंत्रालय पे, क्योंकि मोदी जी ने भी कह दिया है कि भाई मेघालय को देश से बाहर निकालना है 2035 तक। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेघालय यहीं बैठे हुए हैं। और हमें तो ये पढ़ाना है कि भाई जो है सावरकर जी जब जेल में बंद थे, काला पानी की जेल में बंद थे, तो वो जब मन करता था बत्तख पे बैठ के आ जाते थे और बत्तख के ऊपर बैठ के चले जाते थे। तो ये शिक्षा नीति उनको लेके आनी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उनको लागू करनी है। तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण मंत्रालय एचआरडी उनके पास लिए है और उसको वो लेना चाहते हैं। नीतीश कुमार किसी भी कीमत पे गृह मंत्रालय ना दें, उसके लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष का दबाव बनाया। और अब बात ये टल गई है और बहाना ये लगाया गया है कि प्रधानमंत्री जी भी शपथ में रहेंगे, इसलिए लंबा चौड़ा प्रोग्राम ना बनाया जाए, छोटा प्रोग्राम हो जिसमें मुख्यमंत्री और इनके जो दो उप मुख्यमंत्री हैं क्रांतिकारी पुराने वाले, वही शपथ लें और उसके बाद मंत्रियों को शपथ बाद में दिला दी जाए राजभवन में। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। और ये चर्चाएं क्यों चली हैं ये भी आपको पता है। ये प्रधानमंत्री जी तो वहां भी गए थे महाराष्ट्र में, एक साथ 5-5 मंत्रियों को शपथ दिला दी गई थी। तो समय की पाबंदी तो है नहीं, बात कुछ और है और गोदी मीडिया द्वारा बताई कुछ और जा रही है। ये कोई नई बात हमारे आपके लिए है नहीं। सबसे अनोखी बात जो मुझे देखने को मिली वो ये मिली कि अभी 10वीं बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार के। तो पहले 9 बार हमने कभी नहीं देखा कि वो खुद गांधी मैदान का जायजा लेने जाए या शपथ समारोह जहां होगा वहां खुद जो है जायजा ले वो।
तो इस बार नीतीश कुमार जी खुद जायजा लेने पहुंचे थे। तो उनको किस बात की आशंका है जिसको वो देखने गए थे, ये समझने वाली बात है। क्योंकि नीतीश कुमार इस बार फूक फूक के कदम रख रहे हैं। वो कोई भी चीज किसी और के भरोसे छोड़ना नहीं चाहते, खुद अपने हाथों से टटोल के देख लेना चाह रहे हैं। और वो देखिएगा कल जब जिस कुर्सी पे बैठेंगे उस पर 3 बार हाथ फेर के देखेंगे कि नीचे कहीं कुर्सी खोखली ना और बैठे और गिर जाए। वो बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं, क्योंकि वो जैसे गर्म दूध में मुंह जल जाता है फिर ठंडी छाछ भी फूक मार के पीते हैं, वो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी कितने दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सोचना पड़ेगा कि वो कुर्सी कितने दिन उनके पास है। वो 6 महीने है, 9 महीने है, 1 साल है, क्या है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और भारतीय जनता पार्टी आराम से बैठती नहीं है। वो बीच-बीच में इस तरह के क्रांतिकारी काम करती रहेगी कि जिससे नीतीश कुमार असहज होते रहें। तो एक तो ये मैं दावा पक्का कर सकता हूँ, ये कुर्सी परमानेंट नहीं मिल रही है। कितने दिन बीच भारतीय जनता पार्टी आज भी अपनी सरकार बना सकती है, अपने मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जो उसके कर्म हैं, वो खुल जाएँगे। और नीतीश कुमार का विश्वास करेंगे लोग। अगर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, वो बिहार ही नहीं, वो देश में एक माहौल बन जाएगा। और देश में माहौल बिहार से ही बनता है और नीतीश कुमार जी पर लोग विश्वास करेंगे। हम कई बार पहले भी कह चुके हैं, आपके चैनल पे भी कह चुके हैं, दूसरी जगह भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के ऊपर 9 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद और केंद्र में तमाम 2-3 बार केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद आज भी कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है। उनके ऊपर कोई आरोप नहीं ठहरता है। परिवारवाद का आरोप भी उन पर नहीं लगता। हालाँकि वो इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। उनके जो समर्थित लोग हैं वो चाहते हैं कि नीतीश बाबू के बेटे को राजनीति में लाया जाए और शायद उसकी तैयारी, उसकी बातचीत हो चुकी है। नीतीश बाबू के जो लड़के हैं, निशांत बाबू, वो भी मुझे लगता है कि इस दौरान राजनीति में आएँगे। अब उनको कौन-सी ज़िम्मेदारी मिलेगी, संगठन में ज़िम्मेदारी मिलेगी या सरकार में ज़िम्मेदारी मिलेगी, अगले कुछ दिनों में वो भी पता लग जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ऑपरेशन लोटस चलाना इतना आसान अभी भी बिहार में नहीं दिख रहा है, अभी बहुत मुश्किलात हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस ऑपरेशन को नहीं जीत पाएगी, मैं ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो लड़ाई लेके चलती है, उसमें या करो या मरो का नारा लेके चलती है। और भारतीय जनता पार्टी खाली यहाँ नीतीश कुमार से नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से भी लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर विरोधी सांसद हैं उनसे भी लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी से जो कई संगठन है, सहयोगी संगठन, उनसे भी लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे मोर्चों पे लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति और राजनीति है, विदेश की जो हमारी कूटनीति है, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो चीन की हो, चाहे वो रशिया की हो, उसकी भी लड़ाई लड़ रही है। तो इस बिहार में सरकार बनने से, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी सरकार बनने से और फिर भारतीय जनता पार्टी की फुल फ्लेज सरकार बनने से एक मैसेज देश में नहीं दुनिया में भी जाएगा। इसको लेके कहीं न कहीं मोदी जी चल रहे हैं। और आज तो चर्चा दिल्ली में ये है कि अब मोदी जी ना संघ को पूछ रहे हैं, ना संजय जोशी को पूछ रहे हैं। अब एक नया नाम आ गया है, सुधांशु त्रिवेदी। सोते सुधांशु त्रिवेदी जी को हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंप दी जाए। वाह! क्योंकि वो तो क्योंकि लगता है वो वो जे तो राजनाथ सिंह के राइट हैंड है। क्योंकि वो जेपी नड्डा से भी काबिल हैं विचार रखने में, बोलने में। और इसमें कोई बीच-बीच राय में कुछ कविताएं, दोहे वो भी सुनाते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और हाँ, उनके खिलाफ ना आरएसएस जाएगी, ना कोई बीजेपी में उनके खिलाफ बोलेगा। वो भारतीय जनता पार्टी के सर्व संगठनीय और सर्वदलीय नेता हैं, जिसपे एक मत सब खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह की चर्चा भी आज दिल्ली में है, संजय जी। आदमी भी वैसे व्यवहार कुशल हैं, योग्य हैं, इसपे कोई दो राय नहीं। और सुधांशु त्रिवेदी का कोई विरोध नहीं करता। मैंने देखा नहीं कि कोई भी विरोध करता हूँ। बहुत व्यवहार कुशल हैं और मुझे लगता है बीजेपी को एक योग्य और काबिल अध्यक्ष मिल सकता है। इस बीच में राहुल गांधी ने भी ऐलान कर दिया कि भैया अब मोदी जी से आर-पार हो जाए, वोट चोरी पे आर-पार हो जाए। कांग्रेस और विपक्ष अब जो है वो बिल्कुल सड़कों पर आकर आर-पार करने के मूड में एसआईआर के मुद्दे पर। आपको क्या लगता है कि एक बार पदयात्रा शुरू हुई थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो मोदी जी बहुमत से दूर रह गए?
240 पे मामला ढक गया। अगर वोट चोरी के मामले पर पूरे देश में जन जागरण अभियान कांग्रेस शुरू करती है, तो क्या लगता है कि उसका कितना इम्पैक्ट आएगा? क्या बीजेपी पे दबाव बनेगा, परेशानी आएगी, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं संजय जी, निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी अगर कुछ करते हैं और कांग्रेस कुछ करती है और मोदी जी पे और भारतीय जनता पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की शायद किस्मत कुछ अच्छी है। जो माहौल राहुल गांधी बनाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी खुद कोई दूसरा मुद्दा बना के उस चीज को ठंडा कर देती है, दबा देती है। या ईश्वर का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा मोदी जी पे इतनी है कि कुछ हो जाता, जैसे पिछली बार पुलवामा हो गया था, इस बार लाल किला हो गया। तो ये चीजें भी जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अच्छी किस्मत की वजह से मिल जाती हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाती है और राहुल गांधी का किया धरा सब धरा रह जाता है। तो राहुल गांधी रामलीला मैदान पे निश्चित तौर पे एक दबाव बनाएंगे, एक माहौल बनाएंगे। लेकिन वो जो दबाव बनाएंगे, एक जो माहौल बनेगा, वो कितने दिन तक गर्म रहेगा और भारतीय जनता पार्टी उस ब्रह्मास्त्र को, राहुल के ब्रह्मास्त्र को किस प्रकार से काटेगी या किस प्रकार से उस ठंडा करेगी उस माहौल को, ये तो रणनीति भारतीय जनता पार्टी भी बना रही होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जहां लगता है कि हमें यहाँ 2 कदम खींच लेने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी युद्ध जीतने के लिए 2 कदम खींच लेती है। और मैं जो बिहार की जो ये लड़ाई थी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बहुत एग्रेसिव होकर लड़ाई लड़ रही थी पिछले 2 महीने से, उसमें 2 कदम पीछे खींचते हुए नजर आ रही है आज। अगर भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव होकर अपना मुख्यमंत्री बना लेती तो माहौल शायद बिगड़ जाएगा, इसलिए सोच के भारतीय जनता पार्टी पीछे हट गई है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी मजबूरी मुझे दिखाई नहीं दे रही है कि उनको नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़े। नीतीश कुमार जी ना सरकार तोड़ सकते हैं, ना केंद्र की, ना बिहार की, लेकिन वो देश में इस प्रकार का माहौल बना सकते हैं। इससे शायद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं वो डर गए हैं और उन्होंने 2 कदम पीछे खींचने का निर्णय लिया है। तो ये भी एक रणनीति हो सकती है और ये रणनीति की वजह से इसका जो फर्क है वो महागठबंधन और कांग्रेस पे भी पड़ता है। आप कल्पना कीजिए कि महागठबंधन के साथ अगर नीतीश कुमार जुड़ जाए और नीतीश कुमार एक मोर्चा लेकर देश में निकल जाए राहुल गांधी की यात्रा के साथ, तो देश में माहौल बदल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी ऐसा हो, तो इसलिए वो क्यों नीतीश को नाराज करें। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी फिलहाल मुझे नहीं लगती कि कोई इस तरह का निर्णय लेगी। भारतीय जनता पार्टी ठंडा करके खाती है और माहौल बनने के लिए इंतजार करती है। वो इंतजार करेगी और मौके की तलाश में रहेगी कि कब जो है राजनीतिक हत्या नीतीश कुमार की करनी है। वो समय आएगा और उस समय पे खेला हो जाएगा और हम आप जो है फिर डिबेट करेंगे। नहीं, ठीक बात है। इस बीच में 250 बीजेपी समर्थित लोगों ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, नेता विपक्ष का आचरण, वोट चोरी के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ चिट्ठी मारी है। तो ये मैं देख रहा हूं कि गोदी मीडिया के सब लोग राहुल गांधी पे हमला कर रहे हैं। इस बीच में इतने लोगों का खत लिखना, ये सब क्या है? देखिए संजय जी, इसमें आपको देखना होगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। वो हम भी लिख रहे हैं, आप भी लिख रहे हैं, सब बोल रहे हैं। इसी को जरिया बनाते हुए जो एक हिसाब से भाजपा समर्थित लोग, कहिए भले ही वो दिल से हों, साथ में झंडा लेके ना खड़े हों, वो लोगों को एक मौका मिल गया है विपक्ष पर हमला करने का। हालांकि ये चिट्ठी किसी के नाम से तो नहीं लिखी गई है, ये कुछ तरह की चिट्ठी है कि जैसे बेनामी चिट्ठी है और भाई, लेकिन उंगली उठाते हुए दिख रही है वो विपक्ष के नेता के ऊपर। तो ये देश का दुर्भाग्य देखिए कि सरकार को छोड़ के जिसकी जवाबदेही है, आज सवाल विपक्ष से पूछे जा रहे हैं, चाहे वो गोदी मीडिया हो और चाहे ये देश के विद्वान लोग हों। भाई इनमें कोई ऐसा तो है नहीं, इनमें बड़ी संख्या जजों की है, लगभग 1.5 दर्जन जज हैं, राजदूत हैं, पूर्व राजदूत हैं, पूर्व नौकरशाह हैं, पूर्व सैन्य कर्मी है, सैन्य अधिकारी है। तो कोई ऐसे आम लोग नहीं है ये कि भाई कोई लेबर क्लास लोग हैं या खेती करने वाले मजदूर हैं, ये कोई ऐसा तबका नहीं है। ये देश के सब जिम्मेदार लोग या है या रहे हैं। वो लोग अगर इस तरह का चिट्ठी लिख रहे हैं, खुला पत्र लिख रहे हैं, तो किसके खिलाफ लिख रहे हैं ये वो तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन समझने वाले समझ रहे हैं कि इसके पीछे मजमून क्या है और ये लेटर कहां से आया है
और ये क्यों लिखा गया है और इसके क्या मायने हैं। तो आज जिस प्रकार से विपक्ष घिरा हुआ है, विपक्ष का मतलब यहाँ ये है कि बिहार के जो चुनाव नतीजे आए हैं और जो मुख्य विपक्षी दल बिहार में आरजेडी थी, उसके ऊपर चौतरफा हमला करने का बहुत अच्छा मौका भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जो वो सीधा सीधा ना करके दूसरे हथियारों के थ्रू उस पर हमला करा रही है। आप देख रहे हैं कि गोदी मीडिया लगातार लालू के परिवार की घटनाएं चला रहा है, बाकी देश में कहीं कोई कुछ खबर हो नहीं रही। देश में कोई कहीं बात नहीं हो रही, कहीं कोई रेल दुर्घटना नहीं हो रही है, कहीं कोई आरक्षण की मांग नहीं हो रही है, कहीं नौकरी की मांग नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। सब समस्याएं खत्म हो गई, राम राज चल रहा है। और लालू यादव के यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए 12 घंटे जो है वो दिखाना ही दिखाना है उनको। तो इससे क्या हमें समझ लेना चाहिए कि मीडिया क्या दिखाना चाहता है, क्या संदेश देश को देना चाहता है। क्या इतना बड़ा काम है वो? उनके परिवार में लड़ाई हो गई है और हमने तो खुद कहा है कि अगर यही तेजस्वी यादव 80 सीटें ले आए होते तो वहां आज नाच गाना चल रहा होता। भाई नुकसान हो गया, 25 सीटें आई हैं, तो मैंने कहा कि टोटे में लड़ाई होती है, नुकसान में लड़ाई होती है, फायदे में कोई लड़ाई नहीं होती है। तो ये चीज अगर हो रही है, ये कोई बहुत अनोखी चीज वहां नहीं हो रही है, लेकिन इसका कैसे फायदा उठाया जाए ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और जो आज सत्ताधारी दल है वो बखूबी जानता है और उसको भुनाने का काम कर रहा है। आज जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी एक मानसिकता बनी हुई है, या तो ये है कि वो कांग्रेस का इतनी रगड़ाई खा चुके हैं और कांग्रेस ने इतना परेशान उनको किया है कि आज उनको मौका मिल गया है कांग्रेस पर जहर उगलने का, और वो उसको जहर उगल रहे हैं या चुनौती राहुल गांधी को दे रहे हैं, इस तरह की कोई चीज है। या फिर इसके पीछे कोई षड्यंत्र है क्या, ये लिखने का मकसद क्या है। और ये कोई लगभग 272 लोग यानी कि लगभग 300 लोग एकाएक कहां से इकट्ठे हो गए, कहां से खड़े हो गए, किसने ऐसा लेटर बना के दे दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे आपने देखा था बिहार में कुछ दिन पहले वो सीटों की घोषणा हुई थी और तमाम जो है जितने संगठन थे, पांचों पार्टियां एक ही ट्वीट कर दिया था, लिखा हुआ एक ही आदमी ने भेज दिया और वही ट्वीट कर दिया। ऐसा तो नहीं है कहीं कि एक ही लेटर बना के भेज दिया और सबने साइन कर दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, क्या है, ये तो देखने का थोड़ा समय मिलेगा तभी बात पता चल पाएगी। जी देखिए, और बिहार में तो कमाल कर दिया, बीजेपी ने मान लिया कि हम जीत गए तो हम कुछ भी करेंगे। सम्राट चौधरी की डिग्री से लेकर और 100-200 करोड़ की संपत्तियां, अभी तक मामला पेंडिंग है, आरोप पेंडिंग है, लेकिन फिर से डिप्टी सीएम। कोई शर्म वरम है नहीं पार्टी के अंदर, नैतिकता का कोई मामला बचा नहीं। आपको क्या लगता है? नहीं संजय जी, अब ये कोई नई बात तो है नहीं। ये देखिए, तो आप चलिए, सम्राट चौधरी तो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं, वो तो उप मुख्यमंत्री हैं, कल को मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। यहाँ तो पीके की जांच नहीं हुई अभी। पीके के ऊपर भी इस तरह के बहुत सारे आरोप थे कि भाई उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से पैसा खर्च कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें लोग एडवाइस देने के पैसे एडवांस में भेज दे रहे हैं बिहार में। वो बिहार में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, ना वो नीतीश से पूछ रहे हैं ना भाजपा से पूछ रहे हैं, वो पीके के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स तो पहुंचा नहीं उनके यहाँ आज तक। तो ये जो इस प्रकार के लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के टूल हैं, उनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ यही हेमंतो शर्मा जो है चाणक्य जी की नजर में बहुत बड़े देशद्रोही, बहुत बड़े जो है भ्रष्टाचारी थे, फिर एकाएक क्या हो गया, भाजपा में आते ही वो वॉशिंग मशीन में धुल के मुख्यमंत्री आज लोकप्रिय हैं और नैन तारे हैं चाणक्य जी के। वही आप जब महाराष्ट्र में जाएंगे तो अजीत पवार के लिए क्या कह रहे थे, और वो सबसे करीबी आज अमित शाह के बने हुए हैं। तो ये तो इनके पास एक मशीन है जो सब दाग धब्बे धो देती है। वो मशीन अभी विपक्ष के पास नहीं आई है, वो मशीन अभी बाकी लोगों के पास नहीं आई है, वो मशीन इधर है। तो उस मशीन का इंतजाम शायद वो विपक्षी दल भी कर रहे हैं कि कल को सत्ता में आएंगे उनको भी काम आए, और जिनके दाग धुले हुए हैं वो दाग दोबारा हरे किए जाए। जो कोई अगर दूसरा सत्ताधारी दल कहीं आएगा तो दाग हरे हो जाएंगे और फिर वो जो है उधर फिर नई वॉशिंग मशीन लगेगी। भाई मायावती की वॉशिंग मशीन तो कांग्रेस के जमाने से लग गई थी, कांग्रेस ने भी तो दाग धो दिए थे मायावती के, और फिर भारतीय जनता पार्टी ने फिर कहा नहीं नहीं दाग कुछ बचे हुए हैं, आप आइए हम धोएंगे आपके अच्छे से। तो अब वो धो रहे हैं उनके दाग। तो कई लोगों के दामन पे इतने दाग गहरे हैं कि उनको धोने के लिए कई कई बार चीजें करनी पड़ती हैं।
अब यही सत्ता बिहार की जब पलटेगी, आज नहीं पलटेगी, 10 साल 20 साल 50 साल में कभी तो पलटेगी, तो तब दाग कुछ और होंगे सम्राट चौधरी के, तब शायद धुलने आ जाए। क्योंकि लालू यादव के जो दाग थे उनको धुलने में तो 20 साल लगे, तो कल को इनके भी दाग धुल सकते हैं। तो राजनीति में आज क्या है, मैं एक तस्वीर ढूंढ रहा था संजय जी, मेरे मोबाइल में भी होगी। मैं तो एक तस्वीर को बार बार देखता हूं और देखता रहता हूं कि चिदम्बरम जी पार्लियामेंट में से निकल रहे हैं गेट नंबर 12 से, और अमित शाह जी अंदर जा रहे हैं, और हम लोग वहां खड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे को हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। और मेरे मन में आ रहा है कि तस्वीर कब कहां पलट जाती है। एक समय था जब चिदम्बरम गृह मंत्री थे और अमित शाह जी क्या थे, और आज अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, चिदम्बरम शायद तिहाड़ होके बाहर आ गए हैं। तो ये क्या खेला चल रहा है। तो तस्वीर कब किसकी पलट जाए, कब किसके कुर्ते पे, सफेद कुर्ते के ऊपर दाग लग जाए और किसके धुल जाए, चमचमाता कुर्ता किसका कब हो जाए, राजनीति में इसका किसी को पता नहीं लगता। तो इसलिए राजनीति में कभी जो अच्छे नेता है वो कभी घमंड नहीं करते। संजय जी, हमने वाजपेयी जी की भी राजनीति देखी है और हमने अडवाणी जी की भी राजनीति देखी है, हमने कांग्रेस के बहुत लोगों की देखी है, हमने प्रमोद महाजन के समय देखा है कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कभी भी इस लेवल पर नहीं गए, कभी भी बिलो द बेल्ट वो नेता नहीं गए। लेकिन आज तो बिलो द बेल्ट नहीं, आज तो बेल्ट ही निकाल दी गई, पैंट तो कब बचेगी। तो आज तो हम यहाँ खड़े हो गए हैं, भले ही आपके मतभेद रहते हैं, आप फिर आप जो है बहस करते हैं, आप आज दुश्मनी हो गई है राजनेताओं में। आज उस तरह की चर्चा नहीं है कि, क्योंकि मैंने अपने कानों से कई बार प्रमोद महाजन को ये कहते हुए सुना था, कांग्रेस के नेताओं को, जब वहां संसद में वो बहस करते थे, कई मुद्दों पर भड़क जाते थे कि भैया आपका भी काम हो गया, अब हमारा काम भी होने दीजिए, आपने अपनी बात रख दी है, आपका विरोध दर्ज हो गया है, अब हमें भी कर लेने दीजिए कुछ। और बाहर बड़े अच्छे से मिलते थे, प्रमोद महाजन कहते थे हो गया आपका काम, ड्यूटी खत्म, आइए अब चाय हो जाए जरा एक सेंटर हॉल में। तो आज वो जमाना नहीं है, आज तो दुश्मनी है। तो इसलिए राजनीति में कब क्या हो जाएगा ये किसी को नहीं पता है जी। राजनीति क्या जिंदगी में भी कब क्या हो जाए। एक बहुत अच्छी लाइन है, मेरा जिंदगी का सार है, एक नस टस से मस और बस। सिर्फ एक नस से, एक सांस की रस है, अगर 2 मिनट नहीं चले बस तो खत्म आपकी कहानी। पता नहीं घमंड क्या करता है। दूसरी बड़ी घटना ये हुई कि गोदी मीडिया गिर तो चुकी है, लेकिन इतनी गटर में गिर जाएगी मुझे अंदाजा नहीं था। इंडिया टुडे ने नेताजी के ऊपर एक बड़ी भद्दी सी कवर स्टोरी करी, नेताजी का हाथ शिवपाल जी खरीद रहे, खींच रहे हैं, अखिलेश जी खींच रहे हैं, और बहुत ही खराब स्टोरी। मतलब नेताजी 16 में झगड़ा हुआ और अब स्टोरी कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव को आमतौर पर इतना गुस्सा आता नहीं, जिस तरह ट्वीट हुआ, फिर जब प्रदर्शन शुरू हुए इंडिया टुडे के खिलाफ, तो और पूरी को समझ में आया होगा कि जिस चैनल ने तिहाड़ी सुधीर चौधरी को अपना मुखपत्र बना रखा था, अब उसकी पोल खुल गई है, जिसके चैनल लल्लन टॉप की बैट बज गई। अब कभी किसी जमाने में डिजिटल मीडिया का बादशाह होता था, पिछले महीने 5 करोड़ व्यू पीछे चल रहे थे हमसे, आज की तारीख में सोशल मीडिया पे मैंने देखा 10 करोड़ व्यू है। कारण यह है कि इंडिया टुडे ग्रुप की हमसे 10 करोड़ व्यू पीछे चल रहा है लल्लन टॉप। कारण यह कि इंडिया टुडे की असलियत सामने आ गई, लोगों को लग गया कि पैंट के नीचे खाकी रहकर रहता है इनके, करोड़ों के विज्ञापन लेते हैं राज्य सरकारों से, तो इतनी चाकरी में उतर आए कि नेताजी के सम्मान पूरे देश का शायद ही कोई नेता हो जो ना करता हो। वो नेताजी के लिए ऐसी टिप्पणी छापना, गोदी मीडिया कितना और गिरेगी अभी मलिक साहब। संजय जी, मुझे लगता है कि ये मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि आज तक का जो प्रबंधन है उसके नीचे खाकी निक्कर है या ये, ऐसा कुछ नहीं। ये राजपूत हैं, जिसका राज है उसी के पूत है ये नेताजी जब मुख्यमंत्री थे तब उनके हृदय के तारे बने हुए थे, जब कांग्रेस की सरकार थी उनके हृदय के तारे थे। अरे भाई, आप जानते नहीं है अरुण पुरी जी के बारे में, नरेश त्रिहान के बारे में? राजीव गांधी इनको लेके आए थे, राजीव गांधी के सबसे करीबी लोग थे ये, राजीव गांधी ने इनको खड़ा करने में बड़ा साथ दिया था। आप क्या बात कर रहे हैं, विदेशों से लेके इनको कि आप आइए अपने देश को आगे बढ़ाइए। राजीव गांधी कितने लोगों को साथ में लेके आए थे। देश में हार्ट अटैक के नंबर 1 डॉक्टर नरेश त्रिहान है, वो अरुण पुरी जी के बहनों ही है। अरुण पुरी जी के जो इंडिया टुडे मैगजीन निकलती थी कि आप यहाँ इंडिया में शुरू करिए भाई, मीडिया चलाइए बढ़िया, इनको प्रोत्साहित करने का काम राजीव गांधी ने किया था। तो तब ये राजीव गांधी के नैन के तारे थे।
फिर ये बाद में जो है जो दूसरे चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने उनके नैन तारे हो गए। तो इनको विज्ञापन चाहिए, इनको माल चाहिए। आप कल से आप दे दीजिए, आप बनिए यूपी के मुख्यमंत्री, आप बुलाइए, वो आपके पास आ जाएंगे। क्या दिक्कत है उनको? उनको तो सिर्फ भाई ना भैया रुपया दिखता है उनको तो। उनको सिर्फ रुपया दिखाइए, जो कहिए छम छमाचम नाचना शुरू, उनको क्या करना है। देखिए मीडिया में मुझे भी लगभग 3.5 दशक संजय जी हो गए हैं, और मैंने बड़े से बड़े मीडिया घरानों और छोटे से छोटे सबको देखा है। छोटे मोटे जो अखबार होते हैं विज्ञापन के लिए कई बार समझौता कर लेते थे, उनकी मजबूरी होती थी। लेकिन जो बड़े घराने हैं, उनको आप टाइम्स ऑफ इंडिया कहिए, हिंदुस्तान टाइम्स कहिए, इंडियन एक्सप्रेस कहिए, ये हालात से समझौता नहीं करते थे। और मालिक कभी सामने नहीं आता था सत्ताधारी दल के या विपक्ष के। जो संपादक होता था, अगर कुछ काम भी होता था तो संपादक करता था। मैं एक घटना सुनाता हूं यहाँ पे। बिल्कुल जब नया राज्य बना उत्तराखंड, और उनके दूसरे मुख्यमंत्री एनडी तिवारी हुआ करते थे, और हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर थे एच के दुआ, और के बिरला जी मालिक हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, ये आपको पता है। के बिरला जी का कोई काम था उत्तराखंड में, और उनकी फाइल वहां पे एक्शन में नहीं आ रही थी। तो उन्होंने दुआ जी को कहा, दुआ ने जो उनके ब्यूरो चीफ देहरादून में थे तब, उनको कहा भाई क्या कर रहे हो, कुछ खबरें उबरें नहीं आ रही गर्म? तो बोला इशारा होते ही तो वहां से जो है भ्रष्टाचार की बड़ी खबर जो है फ्रंट पे छप गई। और छपते ही जो है एनडी तिवारी जी ने दड़दड़ा के फोन कर दिया के बिरला को, भाई हमसे कौन सी भूल हो गई, बिरला जी आप हमें चाय नहीं दे रहे, ऐसे कैसे चलेगा? बोला सर चाय पिला ही नहीं रहे आप। अरे बोला आइए चाय पीने। और ये चाय पीने गए, और इन्होंने कहा कि कौन क्या है, उन्होंने ऐसे अंदाज करते हुए कहा भाई दुआ जी ये हमारे पुराने मित्र हैं तिवारी जी, और अगर आप इनके खिलाफ इस तरह की खबरें छापेंगे तो कैसे काम चलेगा? बोला अच्छा सर ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे। खबर भी छप गई, और जब के बिरला जी ने कहा अरे हमारा थोड़ा सा फाइल का था, वो फाइल भी हो गई और खबर भी छप गई, और काम कर रहे हैं एडिटर। आज एडिटर गायब हो गए हैं बीच में से, आज मालिक ही सीधा काम कर रहे हैं कि सर ये हमारी बड़ी फाइल है और बड़ा मामला हमें देना है, 5 करोड़ का विज्ञापन देना है, और मैं ही कंपनी का मालिक हूं, मैं ही सी हूं, बाकी नौकर है। किसको हटाना है वो बताइए, किसको रखना है वो बताइए। तो जब ये परिस्थितियां बन जाएगी तो देश में फिर इसी तरह की खबरें आप देखेंगे, क्योंकि विज्ञापन लाने की टीम दूसरी है, एडिटोरियल की टीम दूसरी है, काम करने का काम दूसरा है। मैं ऐसे ऐसे पत्रकारों को जानता हूं जिन्होंने, अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री हैं और अभी 1 महीना चुनाव का बचा हुआ है, उन्होंने लिख दिया कि जिस प्रकार के हालात हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अर्जुन सिंह चुनाव हार रहे हैं, और हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पे छप गई खबर। और अगले दिन हड़कंप हो गया मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान टाइम्स के विज्ञापन रोक दिए गए, और बाद में हारे अर्जुन सिंह। और उन पत्रकार को बुला के हिंदुस्तान टाइम्स में संपादक ने और बिरला जी ने जो है उनको वाहवाही दी और सम्मानित किया उनको। लेकिन विज्ञापन का बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने विज्ञापन की कोई ये नहीं करा कि भाई कोई बात नहीं, रुक गया तो रुक गया। तो इस तरह की चीजें आज कहाँ है? आज तो इतिहास में ये सारी चीजें। तो इसलिए गोदी मीडिया की बात करना, एक किसी विशेष मीडिया संस्थान की बात करना, संजय जी मुझे लगता है ये बेईमानी है। और आज की डेट में सरवाइव करना इतना आसान नहीं है। उस टाइम सत्ता भी दूसरी होती थी, आज सत्ता दूसरी है। आप क्या करेंगे? छोटे से छोटे पत्रकारों को कहां पहुंचा दिया जा रहा है। ये तो हमारे आपके पास कुछ खोने को नहीं है, हम तो इसलिए बैठे हैं। हमारे ऊपर कोई ऐसा तो है नहीं कि दबाव नहीं होगा, तमाम दबाव हमें तो पब्लिक ही कई बार हमें तो वही घेर लेते हैं, इनके जो कौन से क्या बोलते हैं उनको, अंधभक्त घेर लेते हैं हमें तो। आपको पता है मैंने सुबह की सैर पार्क जाना बंद कर दिया है, मुझे घेर लेते हैं भाई। तो मैं घर की छत पे सैर करता हूँ सुबह शाम, घर में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता हूँ। गाड़ी में बैठ के कहीं दफ्तर इधर उधर कहीं जाना, चुपचाप जाओ और चुपचाप आ जाओ। हमें पता है कि अंधभक्त है, घेर लेगा। वो तो बैल है, वो तो पशु है, वो तो टक्कर मारेगा आपको, उसको थोड़ी कुछ पता है। अगर आप उसको सच्चाई बता दोगे तो हमें छोड़कर सामने वाले को टक्कर मारने लगेगा। उसको सच्चाई पता ही नहीं है, उसकी गलती नहीं है। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। मजा आया था आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू सर, धन्यवाद। ये थे केपी मलिक जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।